अच्छा सर, ये जो गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स वाला एरिया है, दिस इज़ ऑलवेज वन ऑफ द एम्बिगुअस एरिया। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ कि आसान और आम फहम ज़बान में जो है आप लोगों के सामने गोश गुजार करूँ। देखिए सर, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स का मतलब क्या है कि आप कोई भी एसेट ख़रीद रहे हो, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट जो है आपको ग्रांट दे रही है। अब आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि भाई देखें, वो जो एसेट है वो डेप्रिशिएबल है या नॉन डेप्रिशिएबल, ठीक है ना। और आपको जो ग्रांट मिल रही है वो कैश की फॉर्म में मिल रही है या एसेट की फॉर्म में मिल रही है। अब सर याद रखिएगा कि सर एक तो आपका तरीक़ाकार ये है कि सर आप पीपीई को आप पूरी वैल्यू पर, फेयर वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करें और डीजीआई को, डेफर्ड ग्रांट इनकम को अलग से बुक करें। ठीक है सर, 1 लाख का एसेट है, सही है, और आपको जो है ग्रांट के नाम पर 20,000 रुपये मिल रहे हैं, सही है। ये आपको 20,000 रुपये की ग्रांट मिल रही है, आपको सब्सिडाइज्ड फॉर्म में जो है एसेट मिल रहा है। तो एक तो तरीक़ाकार ये है कि आप एसेट को 1 लाख से बुक करें, ठीक है, और आप डीजीआई को अलग रखें। और दूसरा तरीक़ाकार ये है कि इन दोनों को आप नेट ऑफ कर दें। तो सर याद रखें, अगर तो आप पीपीई को अलग रखते हैं और डीजीआई को अलग से बुक करते हैं तो दिस अप्रोच इज कॉल्ड डीजीआई अप्रोच या फेयर वैल्यू अप्रोच। और सर अगर तो आप पीपीई और जो डीजीआई है उन दोनों को नॉक ऑफ कर देते हैं, 1 लाख का एसेट है, 20,000 रुपए की आपको ग्रांट मिल रही है, तो आप नेट अगर 80,000 पे रिकॉर्ड करते हैं तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन इन पीपीई अप्रोच या नॉमिनल वैल्यू अप्रोच। ठीक है सर। अब सर याद रखिएगा जब आप डीजीआई को अलग से बुक करते हैं तो आपको फिर अलग से ग्रांट इनकम को पीएनएल में ले जाना पड़ता है, और रिडक्शन इन पीपीई या नॉमिनल वैल्यू अप्रोच में आपको अलग से इनकम को जो है वो पीएनएल में नहीं ले जाना पड़ता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सर वो तो ऑलरेडी जो है पीपीई की रिडक्शन की फॉर्म में और इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन वो पीएनएल में जा रही होती है। भाई 1 लाख का एसेट है, 20,000 की ग्रांट मिल रही है, आप 80,000 पे बुक कर रहे हैं, तो अगर मैं बोलता हूँ यूजफुल लाइफ 4 साल है तो पहले 1 लाख डिवाइडेड बाई 4, 25,000 डेप्रिसिएशन जा रहा होता। बट अब चूंकि आपने 80,000 वैल्यू कर दी है तो 80 डिवाइडेड बाई 4 20,000 जाएगा पीएनएल में। तो सर यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई कि सर ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स जो है या तो डेप्रिशिएबल एसेट की फॉर्म, या तो डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट मिलेगी या नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट। दूसरी चीज़ कैश की फॉर्म में मिलेगी या गवर्नमेंट आपको प्लांट खुद दे देगी। फिर हमने बात की कि सर रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं, डीजीआई अप्रोच या फेयर वैल्यू अप्रोच, जिसमें पीपी और डीजीआई अलग अलग होती है। पीपी डेप्रिशिएट होता है और डीजीआई डेप्रिसिएशन की बेसिस पे जो है आपकी पीएनएल में जाती है। और दूसरी अप्रोच जो है वो है रिडक्शन इन पीपी या नॉमिनल वैल्यू अप्रोच। अब सर कौन सी अप्रोच कहाँ इस्तेमाल होगी, इसकी मैं आसान सी चीज़ आपको बता देता हूँ। याद रखें, अगर तो डेप्रिशिएबल एसेट है और आपको या तो कैश की फॉर्म में मिल रहा है ग्रांट, या आपको जो है अदर देन कैश गवर्नमेंट सब्सिडाइज फॉर्म में जो है वो लोन दे, सब्सिडाइज फॉर्म में आपको जो है वो क्या कहते हैं एसेट दे रही है, 1 लाख की चीज़ 80,000 में दे रही है, तो आपके पास दोनों अप्रोचेज अलाउड हैं। आप चाहें तो रिडक्शन इन पीपी अप्रोच, जिसको हम नॉमिनल वैल्यू अप्रोच भी कहते हैं, या आप चाहें तो आप फेयर वैल्यू अप्रोच, जिसको हम डीजीआई अप्रोच भी कहते हैं, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। जो भी सवाल में दिया हुआ हो, नहीं दिया हुआ तो आपकी मर्जी है। अलबत्ता नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के केस में, या वो सिनेरियो जिसमें आपको 100% फाइनेंसिंग हो रही है एसेट की, या दूसरी ज़बान में फ्री ऑफ कॉस्ट एसेट मिल रहा है, तो उस सिनेरियो में आपने सिर्फ और सिर्फ डीजीआई अप्रोच या फेयर वैल्यू अप्रोच यूज़ करनी है। सर उसकी वजह क्या है, उसकी लॉजिक क्या है, सिर्फ लॉजिक बता देता हूँ, सही है ना। सर उसकी लॉजिक ये है कि भाई देखें, अगर तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है और आप रिडक्शन इन पीपी अप्रोच या नॉमिनल वैल्यू अप्रोच यूज़ करते हैं, तो सर आपकी जो इनकम है वो कभी पीएनएल की शक्ल देखेगी ही नहीं, क्योंकि वो एसेट तो डेप्रिशिएट होता ही नहीं है। या सर अगर फ्री ऑफ कॉस्ट या 100% फाइनेंस आपको जो है एसेट मिल रहा है, तो एक एसेट है 1 लाख का आपको मिल रहा है, 1 लाख आपको कुछ भी नहीं देने पड़ रहा है, तो अगर तो आप रिडक्शन इन पीपी या नॉमिनल वैल्यू अप्रोच यूज़ करते हैं तो भाई वो एसेट आपकी बुक्स पे कभी आएगा ही नहीं। तो दिस इज़ द विजडम बिहाइंड कि सर आप फ्री ऑफ कॉस्ट या 100% फाइनेंस या नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के केस में क्यों आप सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू अप्रोच या डीजीआई अप्रोच यूज़ करते हैं।
अब इधर एक और सवाल भी आता है कि अच्छा सर आप ये बोल रहे हैं कि डीजीआई अप्रोच या फेयर वैल्यू अप्रोच नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के केस में करना है, तो सर एसेट तो फिर भी डेप्रिशिएट नहीं होगा, तो इनकम किस बेसिस पर जो है वो पीएनएल में जाएगी? तो सर याद रखिएगा गवर्नमेंट कोई भी एसेट या कोई भी ग्रांट आपको ऐसे नहीं देती, दीज ग्रांट्स आर सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो आप देखेंगे कि भाई कौन सी कंडीशंस जो है अटैच्ड हैं उस ग्रांट से, जो कि कहलाती हैं सेकेंडरी कंडीशंस। तो आप देखेंगे कि सेकेंडरी कंडीशन जिस पैटर्न पर आपकी जो है कंप्लीट या फुलफिल हो रही हैं, उस पैटर्न की बेसिस पर आप अपनी डीजीआई को इनकम में ले जाएंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने आपको एक फार्मिंग लैंड दिया और बोला भाई यहाँ फार्मिंग करो और 5 सालों तक यहाँ के लोगों को नौकरी दो। अब वो लैंड डेप्रिशिएट तो होना नहीं है, मगर हमें पता है कि एक और कंडीशन है, वो है 5 साल की। सही है, 5 सालों तक आपने जो है वो सैलरी देनी है, तो आप 5 सालों पे उस डीजीआई को अमोटाइज कर लो। अब इधर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बाज़-औक़ात एग्जामिनर इस पे खेलता है कि सर आपको डेप्रिसिएशन भी देता है और सेकेंडरी कंडीशंस भी देता है। याद रखो अगर तो एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है या डेप्रिशिएबल है, तो साथ जितनी भी कंडीशंस हो इररिस्पेक्टिव ऑफ, आपने हमेशा डेप्रिसिएशन रेट की बेसिस पर जो है इनकम को जो है आपने पीएनएल में ले जाना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेकेंडरी कंडीशन जो भी हो। बट अगर एसेट नॉन डेप्रिशिएबल है तो फिर आपने जो है सेकेंडरी कंडीशन की तरफ जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं सर आपको ये सारी की सारी बातें जो मैंने आप लोगों को समराइज फॉर्म में बताई, ऑल दो वी हैव हैड अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन ऑल ऑफ दीज सिनेरियोज, बट ये क्विक समरी की फॉर्म में मैंने गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स को आपको समझा दिया।